हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं कक्षा 10 की साइंस यानी फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण क्या होती है ये हम लोगों को समझना है। प्रकाश की किरण, ठीक। तो प्रकाश की किरण क्या होता है, यानी जब प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम में गुजरता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब कुछ भी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है और वायु भी हो सकती है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो वो एक सीधी रेखा का अनुसरण करता है, यानी वो एक ऋजु रेखीय मार्ग पर गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा या ऋजु रेखीय मार्ग पर गमन करता है। तो इसी ऋजु रेखीय मार्ग को बोलते हैं प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है कि मतलब दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है प्रकाश पुंज। क्या? प्रकाश पुंज। यानी अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश पुंज क्या होता है? कई प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या? कई प्रकाश किरणों के समूह को, मतलब अगर कई प्रकाश की किरण एक स्थान पर हों तो इन्हीं प्रकाश किरणों के समूह को बोलते हैं क्या? प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोला जाता है। तो शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि कई प्रकाश की किरणें जब साथ में हो तो उन प्रकाश किरणों के समूह को बोला जाता है प्रकाश किरण पुंज। अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रकाश किरण पुंज होता है या प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो इस प्रकार से प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। यानी प्रकाश पुंज जो होता है, प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, जिसको कहते हैं पैरेलल बीम। ठीक,
तो इस प्रकार से जो प्रकाश पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो हम लोग जानेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज ऐसा प्रकाश पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं, यानी कई प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही होती हैं। कैसे? यानी ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें या कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो, तो ऐसे प्रकाश पुंज को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर हम फिगर से समझाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ये आपका कैसा प्रकाश पुंज है? ये है अभिसारी प्रकाश पुंज है। कैसा है? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही हो तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसका अगर अभिसारी समझ में आ गया तो अपसारी भी समझ में आएगा, जस्ट इसका उल्टा होता है। यानी इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है वो सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही होती हैं। लेकिन अपसारी जो प्रकाश पुंज होता है उसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं किसी एक बिंदु से फैलती हुई, मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से अपसरित हो रही होती हैं, यानी किसी एक बिंदु से फैल रही होती हैं। तो ऐसे प्रकाश पुंज को बोला जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे यहां पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ये यहाँ पे देखिए कि प्रकाश की जो किरणें हैं ये एक ही बिंदु से मतलब फैल रही हैं या अपसरित हो रही हैं, यानी कि लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आ रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपसारी। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरणें परस्पर क्या हो? समांतर हो। यदि प्रकाश की किरणें जो हैं वो क्या हो? परस्पर समांतर हो, तो ऐसे सब प्रकाश पुंज को बोला जाता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोला जाता है? तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को बोला जाता है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश जो पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग समझेंगे कि ये तो हो गया प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज और प्रकाश पुंज के 3 प्रकार यानी 3 भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश की परावर्तन की जो घटना होती है उसको हम लोग जो है अब अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी या समांग माध्यम से होकर गुजरता है तो जब किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से होकर चलता है और किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराता है तो क्या हो जाता है कि टकराने के बाद जो प्रकाश होता है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आइए फिगर के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक मान लेते हैं कि कोई चिकना पृष्ठ वाला वस्तु रखी है, चिकना पृष्ठ वाली कोई भी वस्तु जो है यहाँ पे रखी है। मान लेते हैं यहाँ पे दर्पण ही है। क्या है? दर्पण। दर्पण के 2 सिरे एम और एम डैश। ठीक है, अब इसमें क्या होता है और ऊपर जो है क्या है? वायु है। ठीक है, यही है वो समांग माध्यम या पारदर्शी माध्यम जिसमें से क्या होता है कि प्रकाश गुजरता है, इसी माध्यम में से होकर प्रकाश गुजरता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण है यानी ये वायु से होकर जाती है। किससे होकर? वायु से होकर। ऐसे बताया गया कि यदि प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से चलकर, अब ये एक समांग माध्यम यानी वायु से चलकर ये प्रकाश की किरण आ रही है।
अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है किसी दूसरे माध्यम, दूसरा माध्यम यहाँ पे जो ये वस्तु बनाई गई या इसको कोई भी वस्तु मान दर्पण मान सकते हैं, तो यहाँ पर ये दूसरा माध्यम हो गया। क्या हो गया? ये दूसरा माध्यम हो गया। तो बताया गया कि ये जब किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ, कैसे पृष्ठ? चिकने पृष्ठ से जब टकराती है, बात समझ में आ रही है? यानी ये किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो जाता है कि ये प्रकाश की किरण जो है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पुनः क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी फिर से सुन लीजिए कि जब प्रकाश किरण या प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर, एक समांग माध्यम का मतलब वायु, एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातें या कुछ तथ्य समझेंगे। वो क्या होते? अब यहाँ पे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है, कोई दूसरा माध्यम है ना, तो दूसरे माध्यम का ये पृष्ठ हो गया। तो बताया गया कि प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर जो ये है, ये दूसरे माध्यम का पृष्ठ है, यही कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। सॉरी, और यहां पर परावर्तक जो पृष्ठ है वो है MM डैश। क्या है? MM डैश है। ठीक है, अब यहां पर प्रकाश की, अब यहां पे समझेंगे कि ये तो हो गया परावर्तक पृष्ठ। अब यहां पे जो प्रकाश की किरण जो है इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, टकराती है, कुछ भी कह सकते हैं, यानी जो प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम लिख देते हैं AO और ये हो गया B। ठीक है, अब ये तो हो गई आपतित किरण जो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। अब टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण माध्यम टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण वापस लौटती है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। सही है, उसे क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण बोला जाता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ये प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक, अब इस आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, क्या? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत डाला गया जो लंब होता है, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत डाला गया जो लंब होता है, ये डाला गया लंब जो होता है ये कहलाता है क्या? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया क्या? ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो ठीक है। तो अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है, यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वो कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आपतन कोण।
आपतन कोण। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये हो गया यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातें। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके नियम क्या होते हैं, यानी प्रकाश परावर्तन के नियम होते हैं, तो वो नियम क्या क्या होते हैं इसको हम लोगों को समझना है। तो प्रकाश परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है कि आपतित किरण, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहां पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब या अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी इसी तल पर तीनों पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो शायद ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही होगी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो पहला परावर्तन होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन। और दूसरा जो होता है वो अनियमित या विसरित परावर्तन होता है। क्या होता है, अनियमित या विसरित परावर्तन। पहला होता है नियमित परावर्तन और जो दूसरा होता है वो होता है अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे कोई चिकनी पृष्ठ वाली जो है वस्तु रखी है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चिकना पृष्ठ रखा हुआ है और इससे प्रकाश का परावर्तन हो, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ यानी किसी पॉलिश किए हुए वस्तु से होता है, ठीक है, तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ सॉरी प्रकाश नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है,
तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के द्वारा। ठीक है, यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम के चिकने पृष्ठ से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ और समझिएगा कि नियमित परावर्तन में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती है? परस्पर समांतर होती हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश की जो किरणें हो क्या है? परस्पर समांतर होती हैं। तो ये हो गया अपना नियमित परावर्तन। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, यदि प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम के चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब हम लोग समझेंगे कि अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है? तो अगर प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो उसको नियमित परावर्तन बोलते हैं, और अगर प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से यानी किसी माध्यम के खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहां समझ सकते हैं, ठीक। तो यहां पर ये खुरदुरा पृष्ठ है। अब यहां पर अगर प्रकाश का परावर्तन होगा ऐसे कुछ, ठीक है, तो अगर इस खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन अगर हो, यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम के खुरदुरे पृष्ठ से होता है, खुरदुरी वाली सतह वस्तु से होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं विसरित परावर्तन। क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि विसरित परावर्तन का महत्व क्या होता है। विसरित परावर्तन का महत्व क्या होता है? विसरित परावर्तन का महत्व, विसरित परावर्तन का महत्व क्या होता है दैनिक जीवन में, ये हम लोगों को समझना है। तो हम लोगों को पता है कि जो खिड़कियों पर जो खिड़कियां जो होती हैं घर में, तो जो खिड़कियां होती हैं यहाँ पे जो शीशे लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? शीशे लगाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? खुरदुरे होते हैं। जो शीशे लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? खुरदुरे होते हैं। खुरदुरे होने का मतलब क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो क्या हो जाता है कि वहां पर प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम खिड़कियों पर खुरदुरे पृष्ठ वाले शीशे लगाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो अनियमित होता है या विसरित होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग चकाचौंध से बच जाते हैं। क्या होता है? यानी जब खिड़कियों पर खुरदुरे पृष्ठ वाले मतलब शीशा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अनियमित परावर्तन हो जाएगा। कैसा? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो हम लोग क्या हो जाएंगे कि चकाचौंध से बच जाते हैं। क्या? चकाचौंध से हम लोग क्या होते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला महत्व विसरित परावर्तन का। दूसरा महत्व ये होता है कि जो अखबार होते हैं वो भद्दे तथा जो है खुरदुरे पृष्ठ पर छापे जाते हैं। कैसे? भद्दे तथा खुरदुरे पृष्ठ पे छापे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है और छोटे छोटे अक्षर भी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये होता है प्रकाश का विसरित परावर्तन का महत्व। ठीक है, तो शायद आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे टॉपिक अध्ययन करेंगे। अब हम लोग समझेंगे
कि प्रकाश की उत्कर्मणीयता क्या होती है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रकाश की उत्कर्मणीयता। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश की उत्कर्मणीयता क्या होती है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये चिकने पृष्ठ वाला माध्यम है। क्या है, चिकने पृष्ठ वाला ये माध्यम है। ठीक है, अब यहां पर हो रहा है इससे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हम लोगों को पता है कि ये है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक है, अब ये प्रकाश की उत्कर्मणीयता क्या होती है ये हम लोगों को समझना है। तो मान लीजिए कि यहां पर यदि हम लोग परावर्तित किरण को मान ले, क्या कौन सी किरण, आपतित किरण। अगर हम लोग परावर्तित किरण को मान ले क्या, आपतित किरण। ठीक है, मान ले कि यदि प्रकाश जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण जैसा व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है, परावर्तित किरण जैसा व्यवहार करती है। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रकाश जो होता है वो अपने मार्ग को उत्कर्मित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने मार्ग को बदल लेता है। कहने का मतलब उत्कर्मित कर लेता है। तो प्रकाश के इसी गुण को बोलते हैं प्रकाश की उत्कर्मण्यता। क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्कर्मण्यता बोलते हैं। अब ये कैसे यहां पर ऐसा होगा, मान लीजिए सपोज दैट यहां पे कोई दर्पण रख दिया जाए। क्या, कोई मतलब जो है दर्पण रख दिया जाए। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग दर्पण रख देंगे तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि इससे टकराने के पश्चात फिर प्रकाश की किरण वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, यानी लौट फिर आएगी। तो यहां पर जो परावर्तित किरण थी वो बन जाएगी आपतित किरण, और जो आपतित किरण थी वो बन जाएगी परावर्तित किरण। तो यानी प्रकाश में क्या होता है कि अपने मार्ग को उत्कर्मित करने का गुण होता है। क्या होता है, अपने मार्ग को उत्कर्मित करने का, यानी बदलने का, यानी उसी दिशा में फिर वापस लौट आती बैक। तो इसी प्रकाश के इसी गुण को बोला जाता है क्या, प्रकाश की उत्कर्मण्यता। क्या बोला जाता है, प्रकाश के इसी गुण को बोला जाता है उत्कर्मण्यता। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, तो अगला टॉपिक है कि दर्पण क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि दर्पण क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर। अब दर्पण क्या होता है, मान लीजिए कोई जो है कोई पारदर्शी माध्यम है। मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है। अगर इस पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ को हम लोग कलई कर दें या चांदी का लेप लगा दें। क्या कर दें, कलई कर दें या चांदी का हम लोग लेप लगा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। तो इसी माध्यम को हम लोग बोलते हैं क्या, दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी माध्यम को हम लोग बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। यानी कोई पारदर्शी माध्यम हो जिसके एक पृष्ठ पर अगर हम लोग चांदी का लेप या कलई लगा कर दें तो ऐसे वस्तु को, ऐसे माध्यम को बोलते हैं क्या, दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दर्पण बोला जाता है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, यानी दर्पण कितने प्रकार का होता है ये हम लोगों को समझना है। तो आकृति के आधार पर दर्पण
दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं कि कितने प्रकार का होता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो आकृति के आधार पर जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यानी जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है? पहला होता है समतल दर्पण। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कैसा होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण इस प्रकार से जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? बताया गया कि ऐसा दर्पण जिसका जो पृष्ठ हो यानी परावर्तक जो पृष्ठ हो वो समतल हो। कैसा हो? समतल हो। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बिल्कुल समतल हो, ऐसे। यानी इस प्रकार से अगर हो, यानी ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है, तो इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं हम लोग क्या? समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं समतल दर्पण। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये हम लोगों को समझना है। गोलीय दर्पण कैसा होता है कि मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है। मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है। अगर हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग बीच से काट दें। क्या करें? इसको हम लोग बीच से काट दें। ठीक है, और इसके किसी एक पृष्ठ पर कांच के खोखले गोले को बीच से काट कर इस मतलब आधे गोले पर, मतलब इसके किसी एक पृष्ठ पर हम लोग क्या कर दें? कलई कर दें। क्या कर दें? कलई कर दें। तो क्या हो जाएगा? फिर यही दर्पण कहलाएगा गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा? यही दर्पण क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। ऐसे अगर यहाँ पे जो हम लोगों ने पेंट किया है या कलई किया है वो उभरे हुए तल पर किया है। कैसे तल पर? उभरे हुए तल पर किया है। तो जब हम लोग ये उभरे हुए तल पर हम लोग कलई कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन यानी दबे हुए तल से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यानी जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी दबे हुए तल से होगा। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इस प्रकार से बने गोलीय दर्पण, इस प्रकार से बने दर्पण को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। या इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों के सामने बना हुआ है ये हम लोगों मतलब ये अवतल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं कि यदि प्रकाश का परावर्तन, ऐसा गोलीय दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उस दर्पण के दबे हुए तल से हो। यदि प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए तल, यानी दबे हुए का मतलब धंसे हुए तल, यानी इस अंदर वाले तल से अगर प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को बोला जाता है क्या? अवतल दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐसे दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? पहला होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर।
क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो। किससे हो? जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। क्या बोला जाता है? ऐसे दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। कैसे? कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ, कौन से पृष्ठ? यानी अगर कांच के खोखले गोले को काटकर उसके दबे हुए पृष्ठ पर अगर हम लोग कलई कर दें, यानी कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। यानी ये हो गया कांच का खोखला गोला। इसको हम लोग खोखला गोला नहीं, ये आधा गोला है। तो अगर हम ये लोग इसके दबे हुए तल यानी अंदर वाले तल पे हम लोग क्या कर दें? इसको हम लोग कलई कर दें या चांदी का लेप लगा दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा इसके उभरे हुए तल से होगा। किससे होगा? प्रकाश का परावर्तन जो होगा इसके उभरे हुए यानी ऊंचे उठे हुए तल से होगा। तो ऐसे दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण। जस्ट इसी का उल्टा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी कांच के खोखले गोले को काट कर हम लोग जो है काट लें ऐसे, ठीक है, कांच के खोखले गोले को ऐसे हम लोग काट के आधा कर दें और इसके हम लोग क्या कर दें कि इसके उभरे हुए तल को हम लोग कलई कर दें, यानी उभरे हुए तल पे हम लोग जो है पेंट कर दें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा इसके दबे हुए तल से होगा, यानी दबे हुए का मतलब धंसे हुए तल से होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं हम लोग क्या? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी इस प्रकार से बने दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और ये हम लोगों का दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि जो गोलीय दर्पण होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से, उभरे हुए पृष्ठ से हो, तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। और यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, यानी प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से, दर्पण के दबे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं क्या? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।